सुनो कहानी के तहत आइए आज सुनाते हैं आपको कहानी पिंजरा। लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क, स्वर मेरा यानी सेन निलय का। तो आइए सुनते हैं कहानी पिंजरा। शांति ने ऊबकर कागज के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उठकर अनमनी सी कमरे में घूमने लगी। उसका मन स्वस्थ नहीं था। लिखते लिखते उसका ध्यान बढ़ जाता था। केवल 4 पंक्तियां वह लिखना चाहती थी, पर वह जो कुछ लिखना चाहती थी उससे लिखा न जाता था। भावावेश में कुछ का कुछ लिख जाती थी। 6 पत्र वह फाड़ चुकी थी, यह 7वां था। घूमते घूमते वह चुपचाप खिड़की में जा खड़ी हुई। संध्या का सूरज दूर पश्चिम में डूब रहा था। माली ने क्यारियों में पानी छोड़ दिया था और दिन भर के मुरझाए फूल जैसे जीवनदान पाकर खिल उठे थे। हल्की हल्की ठंडी हवा चलने लगी थी। शांति ने दूर सूरज की ओर निगाह दौड़ाई। पीली पीली सुनहरी किरणें जैसे डूबने से पहले उन छोटे छोटे बच्चों के खेल में जी भरकर हिस्सा ले लेना चाहती थी, जो सामने के मैदान की हरी भरी घास पर उन्मुक्त खेल रहे थे। सड़क पर 2 कमीन युवतियां हंसती चुहल करती उछलती कूदती चली जा रही थी। शांति ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ा और मुड़कर उसने अपने इर्द गिर्द एक थकी हुई निगाह दौड़ाई। छत पर बड़ा पंखा धीमे आवाज से अनवरत चल रहा था। दरवाजों पर भारी पर्दे हिल रहे थे और भारी कोच, उन पर रखे हुए रेशमी गद्दे, गलीचे और दरमियान में रखे हुए छोटे छोटे अटकोने मेज और उन पर पीतल के नन्हे नन्हे हाथी और फूलदान, इन सब के बीच वह अपने आप को उस पक्षी सा महसूस करने लगी जो विशाल स्वच्छंद आकाश के नीचे खुली स्वतंत्र हवा में आम की डाली से बंधे हुए पिंजरे में लटक रहा हो। तभी नौकर उसके छोटे लड़के को जैसे बरबस खींचता सा लाया। धोबी की लड़की के साथ वह खेल रहा था। आओ देखा न ताओ, और शांति ने लड़के को पीट दिया। क्यों तू उस कमीने के साथ खेलता है? क्यों खेलता है तू, इतने बड़े बाप का बेटा होकर? उसकी आवाज़ चीख की हद को पहुंच गई। हैरान से खड़ी नौकर ने बढ़कर ज़बरदस्ती बच्चे को छुड़ा लिया। शांति जाकर धम्म से कोच में धंस गई और उसकी आंखों से अनायास ही आंसू बह निकले। तब वहीं बैठे बैठे उसकी आंखों के सामने अतीत के कई चित्र उमड़ आए। उसके पति तब लॉन्ड्री का काम करते थे। बाइबिल सोसाइटी के सामने जहां आज एक ददनसाज बड़े धड़ल्ले से लोगों के दांत उखाड़ने में निमग्न रहते हैं, उनकी लॉन्ड्री थी। आय अच्छी थी, पर खर्च भी कम न था। 35 रुपया तो दुकान का किराया ही देना पड़ता था, और फिर कपड़े धोने और इस्त्री करने के लिए जो तबेला ले रखा था उसका किराया अलग था। इसके अतिरिक्त धोबियों को वेतन, कोयले, मसाला और 100 दूसरे पचड़े अलग। इन सब खर्च की व्यवस्था के बाद जो थोड़ा बहुत बचता था, उससे बड़ी कठिनाई के साथ घर का खर्च चलता था। और घर उन्होंने दुकान के पीछे ही महिलाल स्ट्रीट में ले रखा था। महिलाल स्ट्रीट जैसी अब है वैसी ही तब भी थी। मकानों का रूप यद्यपि इन 10 वर्षों में कुछ बदल गया है, किंतु मकानों में कुछ अधिक अंतर नहीं आया। अब भी इस इलाके में कमीन बसते हैं और तब भी बसते थे। सील भरी अंधेरी कोठरियाँ चमारों, धीवरों और शूद्र हिंदुओं का निवास स्थान थी। एक ही कोठरी में रसोई, बैठक, शयनगृह, और वह भी ऐसा जिसमें सास, ससुर, बेटा, बहू, लड़के, लड़कियां सब एक साथ सोते हों। जिस मकान में शांति रहती थी, उसके नीचे टेंडी चमार अपने 8 लड़के लड़कियों के साथ रहता था। दूसरी चौड़ी गली में मारवाड़ी की एक दुकान थी, और जिधर दरवाज़ा खुलता था उधर भंगी रहते थे। उनके दरवाजे से जरा ही परे भंगियों ने तंदूर लगा रखा था, जिसका धुआं सुबह शाम उनकी रसोई में आ जाया करता था, जिससे परेशान होकर शांति को प्रायः रसोई की खिड़की बंद रखनी पड़ती थी। दिन रात वहाँ चारपाइयाँ बिछी रहती थी और कपड़ा बचाकर निकलना प्रायः असंभव होता था। गर्मियों के दिन थे और म्यूनिसिपैलिटी का नल काफ़ी दूर अनारकली के पास था। इसलिए गरीब लोगों की सहूलियत के ख्याल से शांति ने अपने पति की सिफारिश पर नीचे डेवड़ी के नल से उन्हें पानी लाने की इजाज़त दे दी। किंतु जब उन्हें उस मकान में आए कुछ ही दिन बीते थे, तो शांति को मालूम हो गया कि यहाँ उदारता बड़ी महंगी पड़ेगी। एक दिन जब उसके पति नहाने के बाद साबुन की डिबिया नीचे ही भूल आए और शांति उसे उठाने गई, तो उसने उसे नदारद पाया। फिर कुछ दिन बाद
तौलिया गायब हो गया और इसी तरह दूसरे तीसरे आए दिन कोई ना कोई चीज़ गुम होने लगी। हार कर एक दिन शांति ने अपने पति के पीछे पड़कर नल की टोटी में लकड़ी का छोटा सा बक्सा लगवा दिया और चाबी लगाकर अपने कमर में खोस ली। दूसरे दिन जब एक ही धोती से शरीर ढांपे वह पसीने से निचुड़ती हुई चूल्हे के आगे बैठी रोटी की व्यवस्था कर रही थी तो उसने अपने सामने काली सी लड़की को खड़े पाया। लड़की उसकी समवयस्क ही थी। रंग उसका बेहद काला था और शरीर पर उसने अत्यंत मैली कुचैली धोती और बंडी पहन रखी थी। वह अपने गहरे काले बालों में सरसों ही का तेल डालती होगी, क्योंकि उसके मस्तक पर बालों के नीचे पसीने के कारण तेल में मिली हुई मैल की एक रेखा बन रही थी। चौड़ा सा मुंह और चपटी सी नाक। शांति के हृदय में क्रोध और घृणा का तूफान उमड़ आया। आज तक घर में जमादारिन के अतिरिक्त नीचे रहने वाली किसी भी कमीन लड़की को ऊपर आने का साहस न हुआ था और न स्वयं ही उसने किसी से बातचीत करने की कोशिश की थी। लड़की मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में विचित्र सी चमक थी। शांति बोली, क्या बात है? जैसे आंखों ही आंखों में शांति ने क्रोध से पूछा। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, बीबी जी, पानी लेना है। शांति ने कहा, हमारा नल भंगी चमारों के लिए नहीं। लड़की बोली, हम भंगी हैं न चमार बीबी जी। शांति बोली, फिर कौन हो? लड़की ने कहा, बीबी जी, मैं सामने मंदिर के पुजारी की लड़की हूँ। लेकिन शांति ने आगे न सुना था। उसे लड़की से बात करते हुए भी घिन आ रही थी। धोती के छोर से चाबी खोलकर उसने उसकी ओर पटक दी। इस काले कलूटे शरीर में दिल काला न था और शीघ्र ही शांति को भी इस बात का एहसास हो गया। रोज़ ही पानी लेने के वक्त गोमती आती और वह चाबी उठाकर पटक देती। गली में पूर्वियों का जो मंदिर था वह उसके पुजारी की लड़की थी और यह मंदिर था गरीब पूर्वियों का, जिसमें प्रायः सब चौकीदार, चपरासी, साइस अथवा मजदूर थे। पुजारी का कुटुंबी इसी खुली गली के कोने में निवास करता था। मंदिर में कुआं तो था, पर जब से इधर नल आया उस पर डोल और रस्सी कभी ही रही, और फिर जब समीप की किसी की डेवड़ी के नल में पानी मिल जाए तो कुएं में बाजू तोड़ने की क्या ज़रूरत है। इसलिए गोमती पानी लेने और कुछ पानी लेने के बहाने बातें करने रोज ही सुबह शाम आ जाती। बटलोही नल के नीचे रखकर, जिसमें सदैव पान के कुछ पत्ते तैरा करते, वह ऊपर चली जाती और फिर बातों बातों में भूल जाती कि वह पानी लेने आई है, और उस समय तक न उठती जब तक कि उसकी बुढ़िया दादी गली में अपनी चारपाई पर बैठी हुई चीख चीख कर गालियाँ न देती। अब इसका यह मतलब नहीं कि इस बीच में शांति और गोमती में मित्रता हो गई। हाँ, इतना अवश्य हुआ कि शांति जब रसोई में खाना बनाती अथवा अंदर कमरे में बैठे कपड़े सीती तो उसको गोमती का सीढ़ियों में बैठकर बातें करते रहना बुरा नहीं लगता था। कई तरह की उन दोनों में बातें होती, मोहल्ले की भंगियों की बातें, चमारों के घरेलू झगड़ों की बातें और फिर कुछ गोमती की निजी बातें। इस बीच में शांति को मालूम हो गया कि गोमती का विवाह हुए 10 वर्ष बीत चुके हैं, पर उसने अपने पति को अभी तक नहीं देखा। कई बार छेड़ने की गर्ज से या कई बार मात्र आनंद लेने की गर्ज से ही शांति उससे उसके पति के बारे में पूछती तो गोमती शर्माकर सिर झुका लेती। फिर किसी प्रकार पुजारी की वह काली कलूटी लड़की वहाँ से उठकर उसके इतने समीप आ गई कि शांति ने एक बार अनायास ही आलिंगन में लेकर कह दिया, आज से तू मेरी बहन है गोमती। वह सब आज भी शांति को स्मरण था। सर्दियों की रात थी और अनारकली में सब ओर धुआं धुआं हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे लाहौर के समस्त तंदूरों, होटलों, घरों और कारखानों से सारे दिन उठने वाले धुएं ने सांझ होते ही इकट्ठे होकर अनारकली पर आक्रमण कर दिया हो। शांति अपने हाथों में कुछ हल्के फुल्के लिफाफे थामे क्रय विक्रय करके चली आ रही थी। वह कई दिन के अनुरोध के बाद अपने पति को इधर ला सकी थी और उन्होंने जी भर कर खाया पिया और खरीद किया था। अनारकली के मध्य बंगाली रसगुल्लों की जो दुकान है, वहाँ से रसगुल्ले खाने का शांति का बड़ा मन होता था, पर उसके पति को कभी इतनी फुर्सत ही न हुई थी कि वहाँ तक सिर्फ रसगुल्ले खाने के लिए जा सके। अस्पताल रोड के सिरे पर
हलवाई के साथ चाट वाले की जो दुकान है, वहाँ से चाट खाने की शांति की बड़ी इच्छा थी। पर चाट ऐसी निकम्मी चीज़ के लिए काम छोड़कर जाने का अवकाश शांति के पति के पास कहाँ। कई दिनों से वह उम्मी के लिए कुछ गर्म कपड़े के टुकड़े खरीदना चाहती थी। सर्दी बढ़ रही थी और उसके पास एक भी कोट न था। और फिर गर्म कपड़ा न सही, वह चाहती भी थी कि ऊन ही कुछ मोल ले लिया जाए ताकि स्वेटर ही बुन दिया जाए। पर उसके पति हूँ हाँ करके टाल जाते थे। किंतु उस दिन वह निरंतर महीने भर तक अनुरोध करने के बाद उन्हें अपने साथ अनारकली ले जाने में सफल हुई थी। और उस दिन उन्होंने जी भर बंगाली के रसगुल्ले और चाट वाले की चटपटी चाट खाई थी, बल्कि धलवे में मोहन के पकोड़े और मटरों वाले आलूओं के स्वाद भी चखे थे। फिर उम्मी के लिए कपड़ा भी खरीदा था और ऊन भी मोल ली थी। दिसंबर का महीना था और सूखा जाड़ा पड़ रहा था। शांति ने गर्म शॉल अपने नन्हे बच्चे को पूरी तरह लपेटते हुए अचानक अपने पति से कहा, निगोड़ा सूखा जाड़ा पड़ रहा है, सुनती हूँ नगर में बीमारी फैल रही है। पर उसके पति चुपचाप धुएं के कारण कड़वी हो जाने वाली अपनी आंखों को रुमाल से मलते ही रहे थे। शांति ने फिर कहा, हमारे अपनी गली में कई लोग बीमार हो गए हैं। परसों टेंडी चमार का लड़का निमोनिया से मर गया। तभी शॉल में लिपटा हुआ बच्चे हल्के हल्के 2 बार खांसा और शांति ने उसे और भी अच्छी तरह शॉल में लपेट लिया। उसकी बात को सुनी अनसुनी करके उसके पति ने कहा, आज बेहद परहेजी की है, पेट में सख्त गड़बड़ी हो रही है मेरी भी, कि तभी उन्हें उल्टी हो गई। शांति का कंठ अवरुद्ध सा हो गया और उसकी आंखें भर आई। पर अकेले पति को उल्टी करते देख बच्चे का ख्याल छोड़ वह उनकी ओर भागी। पानी लाकर उनको कुल्ला कराया। निढाल से होकर वे चारपाई पर पड़ गए। पर कुछ ही क्षण बाद उन्हें फिर से उल्टी हो गई। शांति के हाथ पांव फूल गए। घर में वह अकेली, सास माँ पास नहीं, कोई दूसरा नाता रिश्ता भी समीप नहीं। वह कुछ क्षण के लिए घबरा गई। एक उड़ी उड़ी सी दृष्टि उसने अपने ज्वर से तपते हुए बच्चे और बदहजमी से निढाल पति पर डाली। अचानक उसे गोमती का ख्याल आ गया। शांति अकेले कभी गली में नहीं उतरी थी, पर सब संकोच छोड़ वह भागी भागी नीचे गई। अपनी कोठरी के बाहर गली की ओर मात्र ईंटों के छोटे से पर्दे की ओर से बने हुए रसोई घर में बैठी गोमती रोटी बेल रही थी और चूल्हे की आग से उसका काला मुख चमक सा रहा था। शांति ने देखा कि उसका बड़ा भाई अभी खाना खाकर उठा है। तब आगे बढ़कर उसने इशारे से गोमती को बुलाया। गोमती तवे को नीचे रखकर लकड़ियां बाहर खींचकर उसकी ओर आई। तब संक्षेप में शांति ने अपने पति और बच्चे की हालत उसे बताई और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह अपने भाई से कहकर तत्काल किसी डॉक्टर को बुला दे। उनकी लॉन्ड्री के साथ ही जिस डॉक्टर की दुकान है, वह सुना है पास ही लाजपति रोड पर कहीं रहता है। यदि वह आ जाए तो बहुत ही अच्छा हो। और फिर साड़ी के छोर से 5 रुपए का एक नोट निकालकर गोमती के हाथों में थमा गई कि फीस पहले ही क्यों न देनी पड़ जाए, पर डॉक्टर को अवश्य ले आए। और फिर चलते चलते उसने यह भी प्रार्थना की कि रोटी पकाकर गोमती संभव हो तुम भी जरूर आ जाना। श्रोताओं, ये था इस कहानी का पहला भाग। देखते हैं दूसरे भाग की कहानी में गोमती और शांति के साथ और कौन नए लोग जुड़ते हैं। क्या शांति का पति और बच्चा स्वस्थ हो पाए? क्या शांति और गोमती की मित्रता बरकरार रही? सुनना न भूलिएगा दूसरे भाग में बहुत जल्द।